फिजिसिस्ट प्रोफेसर वाई.एस. ठाकुर जी, मंच पर आसीन सभी अतिथि गेस्ट डॉक्टर बी.के. श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर नागेश दुबे जी, मैडम बिप्लापुरे और सभी अतिथि और मेरे सहयोगी। डॉक्टर सरोज गुप्ता ने, मुझे याद आता है, 2 साल पहले बुलाया था मुझको अपने एक कार्यालय में, जहाँ पर एक कुर्सी थी और हम लोग ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। वहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। नया नया कार्यालय शुरू हुआ था। यदि मैं ठीक से कहूँ तो डॉक्टर सरोज गुप्ता जी को याद आएगा कि यह हमारी पहली मीटिंग थी और इस विश्वकोश को लेके पहली बार हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि हम इसके बारे में, जीव जंतु के बारे में एक संकलन करेंगे। हमने उसके बाद की मीटिंग्स में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बुलाया कि हमारे यहाँ कितने जीव जंतु होते हैं, तो सही से हमें जवाब नहीं मिल पाया। उसके बाद एक हमारे पास बहुत बड़ा प्रश्न था कि बुंदेलखंड में कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जो प्रश्न था, इसका जवाब हमको साइंटिफिकली प्रूवन रूप में देना था। ये एक और भी बड़ी चुनौती थी। इसके लिए हमने सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स की। मुझे याद है कि गुप्ता सर भी हमको गाइड कर रहे थे उस वक्त कि आप इससे मिलिए, और हमें बहुत सारा किताबों का बंडल उन्होंने पकड़ा दिया था और हम और प्रोफेसर जैन जो है वो 1 हफ्ते तक उस संकलन को पढ़ते रहे और फिर हमने उसमें से अपने काम की जो चीज़ें थी उसको निकाला। वो बहुत ही टाइनी कॉन्सेप्ट था, बहुत ही छोटा सा संकलन था, जिसके कारण हम केवल 20-25 प्राणियों का संकलन कर पा रहे थे। हम लोगों ने सोचा ऐसा तो संभव है ही नहीं कि बुंदेलखंड में केवल इतने ही जीव जंतु मिलते होंगे। फिर हमने ब्रिटिशर्स का संकलन देखा, क्योंकि 200 साल पहले ब्रिटिशर्स ने बहुत सा कुछ काम किया हुआ था। तो हमने पीछे से इतिहास उठाना शुरू किया। हमने 1857 से जूलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को उठाया। हम लोग ZSI कोलकाता गए और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। मैडम गुप्ता बोली कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, लेकिन हमको सही आकलन करके दीजिए। फिर हम लोग वहाँ गए। हमने सारे जो भी उपलब्ध जीव जंतु थे उनकी एक सूची बनाई, उसके बारे में देखा कि वो कहाँ कहाँ हैं। इस तरीके से हम जो है चिड़िया से लेके मैमल्स तक, हमने छोटे छोटे प्रोटोजोआ, इन सब की भी एक सूची तैयार की। जब हम ऐसा कर रहे थे तो हम साथ में सर्वे भी कर रहे थे। अभी भी हमारा सर्वे जारी है और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि मैं केचुए का अध्ययन करती हूँ और एक नई प्रजाति की हमने खोज की सागर के अंदर और उसका नाम दिया ड्राविडा, क्योंकि वो ड्राविडा नाम के एक प्रजाति थी, ड्राविडा गौरी। और आजकल नया नाम देने के लिए यूरोपियन जू टैक्सा के अंदर हमें अप्रूव कराना पड़ता है, तो हमने शुरू में गौरी का नाम GOURII रखा। फिर यूरोप से हमें अनुमति मिली सिंगल आई रखने की। आजकल हर नया नाम वहाँ से अप्रूव कराया जाता है, जिससे पूरी दुनिया में वो एनिमल उसी नाम से जाना जाए। क्योंकि पहले ऐसा हुआ है कि एक ही जानवर जो है वो कई नामों से पूरी दुनिया में जाना गया है। तो हमने ये प्रजाति कई खोज की और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर सरोज गुप्ता को, क्योंकि उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और हमने उस नई प्रजाति की खोज की। और इसी दौरान हमने ये पाया कि बहुत सारी प्रजातियों के नाम जो है वो गलत दिए हैं और उनके सही नाम क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर जो है वो लिखी हैं और हम इसको लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। जब हम इसकी फोटोग्राफी पे काम कर रहे थे तो प्रोफेसर सुबोध जैन ने मुझे मैडम बिप्लापुरे का वो एटलस ला के दिया। वो स्केल इतना हाई था
फोटोग्राफी का कि मैंने कहा कि इसके आगे हमारी फोटोग्राफी तो फेल हो जाएगी। फिर ये डिसाइड हुआ कि अभी हम लोग, क्योंकि हमारी बहुत सारी फोटोग्राफ माइक्रोस्कोप के अंदर होते हैं, इसलिए थाईलैंड से आपका फोटोग्राफर तो आ नहीं सकता, मैडम गुप्ता उतना फंड नहीं देगी। तो अभी हम लोगों ने जो भी हमारे पास संसाधन है उसके अनुसार फोटोग्राफी की है, और हमने ओरिजिनल फोटोग्राफ्स जो हैं वो जगह जगह से एकत्रित किए हैं। मुझे लगता है इसके बाद हम सब ये जान पाएंगे, ये भारत ये जान पाएगा कि हमारे बुंदेलखंड में कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे विश्वविद्यालय में नेक का एक्रेडिटेशन हुआ था, और एक बार मुझे उस टीम के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला था, और मेरे माननीय कुलपति जो कि प्रबंधन के जो है कुशल खिलाड़ी हैं और विश्वविद्यालय में जिस तरह का प्रबंधन रखते हैं, उनके समक्ष मैं लाना चाहूँगी कि मैंने उस दिन उनसे कहा था सभी प्रोफेसर्स के सामने कि बुंदेलखंड को दर्जा मिलना चाहिए जो भारत में NER को दर्जा मिलता है। क्यों मिलना चाहिए? साइंटिफिकली मेरे पास, मैं जहाँ भी साइंटिफिक मीटिंग्स में होती हूँ सर, तो मैं इस बात को कहती हूँ कि बुंदेलखंड की मिट्टी का यदि हम कंपोजिशन देखते हैं तो वो अलग होता है। उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इन सब का रेशो अलग होता है। यहाँ के जीव अलग होते हैं, यहाँ के जंतु अलग होते हैं, यहाँ की खेती अलग होती है। मैं सांस्कृतिक बातें नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं विज्ञान की विद्यार्थी हूँ, और इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जब यहाँ का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बिल्कुल अलग है, तो क्यों ना हम बुंदेलखंड को वो दर्जा दें जो भारत NER को देता है। मैं ये चाहती हूँ वैज्ञानिक रूप से, और मैं इस बात को हर साइंटिफिक मंच पर कहती हूँ। मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगी कि जब भी आपको मौका मिले तो इस मंच पे उठाइए कि बुंदेलखंड को एक विशेष दर्जा मिले और इसको एक नई पहचान मिले, जिससे हम इसमें एक अच्छा शोध कार्य कर सकें। इसके साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आप सभी की जिन्होंने आपको मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव जी। आपने वास्तव में बुंदेलखंड विश्वकोश हमें जो तैयार करना है वो संकलन मात्र नहीं है, उसको हमें तथ्यात्मक भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, वैज्ञानिक रूप से भी हमें उसको रखना पड़ेगा। इसमें आप जैसे विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं, तो निश्चित रूप से डॉक्टर सुबोध जैन जी से जब मैंने ये जीव जंतु विविधता की बात की तो वो कहने लगे ये काम वन विभाग से थोड़ा सा हमको संपर्क करना पड़ेगा। हम और डॉक्टर सुबोध जैन जी वन विभाग गए, वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर से मिले और उनसे पूछा कि आपके यहाँ जो संकलन हो वो आप हमें उपलब्ध कराइए। तो उन्होंने श्वेता जी ने जैसा बताया कि इतने मोटे मोटे वॉल्यूम उन्होंने दिए, उनके तो ईयरली रहते हैं, और समग्र बुंदेलखंड का जो वन विभाग का है उनको इससे मतलब उसमें वृक्ष भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, जीव जंतु भी है, सब कुछ है। हम लोग लेके आए, मतलब लाने की परेशानी कि ये इतना बंडल कैसे, और वो सुबोध जैन जी के घर पर हमने छोड़ दिया। हमने कहा भाई साहब अब हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि इतना उसको देख के ही डर लग रहा है। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, हम और श्वेता जी ये काम करेंगे, और आज हमारे सामने रिजल्ट है। निश्चित रूप से आप बहुत बधाई की पात्र हैं। और आयुर्वेद पारंपरिक चिकित्सा का वॉल्यूम भाई साहब ने तैयार किया था पिछले साल, जिसे हम स्वराज संस्थान में देके आए थे, और वहीं से उन लोगों ने हमको आश्वस्त किया था कि आप तैयार करिए अपने वॉल्यूम और आप हमें दीजिए, हम आपके बुंदेलखंड विश्वकोश का प्रकाशन करेंगे। और अभी जब सितंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई और हमारे पास उस समय ये पत्रिका नहीं थी, हमने योजना पुस्तिका उनको दिखाई, गई थी मैं अपनी पुस्तक के विमोचन के लिए, लेकिन वहाँ पर मैं अफसर को कभी हाथ से नहीं जाने देती हूँ। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत का हमें अवसर मिला, हमने सबसे पहले उनको बुंदेलखंड विश्वकोश योजना पत्रिका दी। बोले ये क्या है? फिर हमने उनको बताया कि इसका हम ये इंसाइक्लोपीडिया हम बुंदेलखंड का बनाना चाहते हैं।
और बुंदेलखंड हमारा बहुत समृद्ध है। जैसा आपने बताया कि यहाँ की मिट्टी अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ का खनिज, मतलब जो भी देखा जाए, यहाँ ऋषि मुनियों की जो समृद्ध परंपरा रही है, महर्षि पाराशर, वेद व्यास, अत्रि, अगस्त, अनसुईया, लोपामुद्रा, विश्ववारा, मतलब यहाँ की धरती पर जितनी साधना हुई है, जितनी तपस्या हुई है, उतनी मुझे लगता है कि कहीं नहीं। हमारे यहाँ के ऋषि मुनि कश्मीर गए हैं, हमारे यहाँ के ऋषि मुनि दक्षिण गए हैं, हमारे यहाँ के ऋषियों ने पूरी अपनी ज्ञान परंपरा को, जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आज हम कर रहे हैं, उस ज्ञान परंपरा को सदियों पहले विस्तृत किया है। तो हम ऐसी धरती में जन्मे हैं, ये हमारी कर्म भूमि है, और इसके प्रति जो हमारा दायित्व है, उसके प्रति हम सबको मिलके काम करना ही चाहिए। और अभी मैं पढ़ रही थी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के पिताजी ने जिनको अपना छठा पुत्र घोषित किया था, ऐसे मुंशी अजमेरी जी की 4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। उनका कहना है कि अड़े उच्च गिरि घोर सघन बन लहराते हैं, खड़े खेत निज छटा छबीली छहराते हैं, चरख तेंदुए रीछ बाग बिचरते, सूकर सांभर रोज हिरन चीतल हैं चरते, आंखें तक के अर्थ सदा जो भेंट भूमि है, अति उद्दंड बुंदेलखंड आखेट भूमि है। बुंदेलखंड की धरती ऐसी वैसी धरती नहीं है। यहाँ पर भूप भारती चंद बुंदेला, शेर शाह को मार लिया करके रण खेला, मधुकर शाह महीप जिन्होंने तिलक न छोड़ा, अकबर शाह समक्ष हुकुम शाही को तोड़ा। अकबर ने कहा था कि ये तिलक लगाना बंद करो, उन्होंने कहा आपको जो करना है वो कर दो, हम ये हमारे बुंदेलखंड की पहचान है तिलक, हम तिलक लगाना नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी भूमि के हम लोग जो है ना संतान है, तो ऐसी संतान को बुंदेलखंड पर गर्व तो करना ही चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर श्वेता यादव जी। आपके पास समय नहीं है, आपको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, लेकिन आपने इतना समय दिया हम सबके बीच और इतना अपने समिति के बारे में बताया, हम वास्तव में धन्य महसूस कर रहे हैं। अब आगामी चर्चा के लिए मैं आवाज़ दे रही हूँ आशीष द्विवेदी को। आपने पत्रकारिता में भी बहुत काम किया है, और आपसे जब मैं पूछती हूँ आप कहते हैं कि आपका काम पूर्णता की ओर है।